हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बढ़ती ठंड के कारण किसानों द्वारा अपने खेतों में पानी देने में आ रही परेशानी को दूर करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि बिजली विभाग ने ट्यूबवेलों पर दी जाने वाली बिजली सप्लाई के समय में परिवर्तन किया। अब किसानों को दिन के समय में 2 शिफ्ट में बिजली मिलेगी, जिससे किसान रात के बजाय अब दिन के समय में अपने खेतों को पानी दे सकेंगे। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सुबह 5 से दोपहर 1 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक बिजली की आपूर्ति दी जाए। सरकार के इस निर्णय से किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश भर से किसानों के द्वारा सरकार को इस परेशानी से अवगत करवाया जा रहा था, जिसके बाद अब हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है। की ठंड पड़ रही थी, बहुत मतलब हार्ड कंपाने वाली ठंड थी। किसानों के भी फोन आ रहे थे, कुछ एमएलए के भी फोन आए। तो मैंने भी सीएम साहब से बात करी। रात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात लेट ये अनाउंस करा, एक फैसला करा है कि रात को पहले 10 बजे से सुबह 3 बजे तक किसानों को बिजली मिलती थी, ट्यूबवेल कनेक्शन जो खेतों में पानी लगाने के लिए। अब हमने ये फैसला कर दिया, 2 जोन बना दिए कि एक सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे, ताकि 5 बजे रात को ट्यूबवेल कनेक्शन ऑन कराएंगे, क्यारे बढ़ाते हैं तो सुबह 7 बजे जाना पड़ता है, तो सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक, ताकि उन्हें ठंड में बचत हो। ये हमने 1 महीने तक करा। अगर इनकेस फिर ठंड पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। बहादुरगढ़ में दिन दहाड़े लुटेरों ने एक ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाया। यहां 3 नकाबपोश लुटेरों ने पिस्तौल और चाकू की नोक पर लाखों रुपए के सोने और चांदी के गहनों से भरे बॉक्स लूट लिए और विरोध करने पर सुनार को चाकू मारकर घायल भी कर दिया। लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि 3 लुटेरे बाइक पर सवार होकर आए और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आज हमारे एक साथी भाई है ज्वेलर्स, एमएस ज्वेलर्स के नाम से जिनकी दुकान है, किले में किला पार करके, वो अपने दुकान पे दोपहर को लगभग 3:30 बजे के आसपास बैठे हुए थे। उनके पास 2 कस्टमर थे, उनको सामान दिखा रहे थे। तब तक 2 लड़के आए जिन्होंने अपने मुंह पर रुमाल बंद रखा था और 2 घुसते, उन्होंने अंदर उसको काबू में कर लिया, पिस्टल लड़ा दी। तब तक तीसरा लड़का आ गया और उन्होंने सारा सामान निकलवा लिया। विरोध किया उन्होंने, तो दरवाजा बंद करके उसको लात घुस्से से मारा और फिर अंत में उसको चाकू से हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। जब तक सूचना आई सारे ज्वेलर्स इकट्ठे हो गए, कुछ हॉस्पिटल में है, कुछ उसकी दुकान पे है और प्रशासन से ही गुहार लगा रहे हैं। हमारे पास ये 5वीं 6ठी वारदात है 2 साल के अंदर। कुछ ट्रेस हो पाए हैं, कुछ नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो आश्वासन अभी तक मिल नहीं पाया जो हम चाह रहे हैं, जो सुरक्षा हम चाह रहे हैं, वो प्रशासन से अभी तक में मुहैया नहीं हो पाई है। और एसपी साहब से भी गुहार लगाते हैं, कृपया कर व्यापारियों के सुरक्षा पर संज्ञान लें और उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराएं। लगभग 4:30 बजे की बात है और ये जो एमएस ज्वेलर्स है, इसका मालिक शेख मोहम्मदीन है, ये अपनी दुकान के ऊपर बैठा हुआ था और एक कस्टमर था। उस समय 3 रफल्ड फेस के साथ 3 लड़के आए और उन्होंने चाकू और पिस्तौल के बल पे यहाँ से जेवरात की लूट। जैसी पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर नाकाबंदी करवा दी और आरोपी क्या क्या सामान ले गए हैं सर, पता चला? अभी डिटेल्स नहीं दी। ज्वेलरी जो सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है, उसमें ज्वेलरी के जो बॉक्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं मुझे। सीसीटीवी में सर कितने आदमी दिखाई दे रहे हैं? 3 आदमी थे। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी उसकी स्टेटमेंट ले रहे हैं और नाकाबंदी की जा रही है, तलाश के लिए टीम निकाली गई है। सुनार को भी घायल किया है सर, मार के। हाँ, उसको कुछ ब्लड मिला है मौके के ऊपर और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी स्टेटमेंट ली जा रही है।
बहादुरगढ़ में माइनर कई जगह से ओवरफ्लो होने के कारण दर्जन भर खेतों में पानी भर गया। खेतों में पानी भरने की वजह से तैयार खड़ी गाजर की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, माइनर के ओवरफ्लो होने के कारण रिहायशी कॉलोनी देवनगर और आदर्श नगर के घरों में भी पानी भरने का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों ने बार बार विभागीय अधिकारियों को माइनर के ओवरफ्लो होने की जानकारी दी, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के लोग जब सुबह सवेरे घरों से बाहर घूमने के लिए निकले तो देखा कि पेयजल की सप्लाई करने वाली इसर हेड़ी माइनर पानी से लबालब भरी हुई है। करीब आधा दर्जन जगहों से ओवरफ्लो हो चुकी है, जिसकी वजह से माइनर के दूसरी तरफ खेतों में पानी भर रहा है। माइनर के ओवरफ्लो होने के कारण करीब 1 दर्जन खेतों में पानी भर गया, जिसकी वजह से कई खेतों में पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी गाजर की फसल बर्बाद हो गई। भाई नहर ओवरफ्लो हो रही है, कॉलोनी डूब रही है। पार्षद को हमने रिपोर्ट करी, पार्षद साहब इधर आए, उन्होंने आके देख रेख करी तो थोड़ा जेसीबी बुला के थोड़ा मिट्टी डलवाई और कॉलोनी को बचाया गया। अब क्या स्थिति है? कोई अधिकारी आया? अधिकारी कोई नहीं आया, पूरे खेत लबालब हो गए हैं। अधिकारी अभी तक कोई नहीं आया, सिर्फ पार्षद इधर आया। करीब महीना भर पहले भी यही हालत थी। इतना पानी छोड़ दिया नहर विभाग ने, जो कि अपनी कॉलोनी की तरफ, पूरी कॉलोनी 3-4 गली थी, पूरी ओवरफ्लो हो गई थी। हमने जेसीबी मंगा के ये उरली पटरी तो बांध दी थी, मगर आज जो ही सुबह उठे तो मेरे पास फोन आया। सुबह घूमने फिरने के लिए 5 बजे जो मेरे वार्ड के वासी जा रहे थे, उन्होंने फोन करके बताया हमारे को। आके मौके पे देखा तो ये आपके सामने है, पूरे खेत लबालब हो रहे हैं। अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ अभियान से हड़कंप मच गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान की सूचना मिलते ही अधिकांश दुकानदारों ने अपने सामान को समेटकर अंदर कर लिया और रेहड़ी संचालकों ने अपनी रेहड़ियां नहीं लगाई। नगर पालिका के जेई मनोज कुमार ने बताया कि बार बार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसके तहत ये अभियान नगर पालिका गेट से शुरू किया, जो कि सब्जी मंडी रोड, गांधी मार्केट, भगवान परशुराम चौक से होते हुए नगर पालिका तक चलाया गया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर दुकानदारों और नगर पालिका टीम के बीच नोकझोंक भी हुई है। ये नगर पालिका ऑफिस के सामने से चालू किया था जी, और आजाद चौक पे गए थे सबसे पहले, और फिर सब्जी मंडी चौक से होते हुए और बस स्टैंड तक जहां भी एनक्रोचमेंट है, जहां भी एम्बुलेंस वगैरह फंसने के चांस हैं, वो सारा हम ठीक कर देंगे। वो तो लोगों की आदत है इनकी, और जो ज्यादा रोड पर बैठा है वही ज्यादा शिकायत कर रहा है। हम तो ये कहते हैं कि वो अपनी दुकान जहां तक है उसी के अंदर अपना सामान रखें और ईमानदारी से काम करें, अपने सामने रेडी ना लगवाएं, उनसे पैसे ना लें। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाले 58वें क्रिकेटर बन गए हैं। उन्हें खेल के इस बड़े पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया। इसे लेकर सीएम योगी ने ट्वीट कर मोहम्मद शमी को बधाई भी दी है। सीएम योगी ने लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत क्रिकेट विश्व कप 2023 में अपने अद्वितीय प्रदर्शन से विश्व पटल पर मां भारती को गौरवान्वित महसूस करवाने वाले उत्तर प्रदेश के रहने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई। आपकी ये अविस्मरणीय उपलब्धि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी।
पलवल में निर्माणाधीन रसूलपुर रेलवे फ्लाईओवर का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल विधायक दीपक मंगला के साथ मिलकर निरीक्षण किया और चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। साथ ही ठेकेदार को आगामी 24 जनवरी से पहले निर्माण कार्य पूरा कर लेने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हमारा तो जो रसूलपुर वाला है और जो बामनी खेड़े वाला है और जो पेलक का जो कट है, ये ऐसे बहुत चीजें, कई फुटओवर भी बनने हैं, कई नेशनल हाईवे की भी, उन सब पर चर्चा हुई है और सबकी टाइमलाइन तय कर दी गई है और जल्दी ही उनको हम फरवरी के दूसरे हफ्ते तक ये रसूलपुर वाला को हमने डेट तय की। कौन सी डेट तय की है? 24 जनवरी को उसका हमने आज तय कर दिया, उसका हम मुहूर्त करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जो हमारा रसूलपुर आरओबी का काम लगभग अंतिम चरण पर है और 8-10 दिन का काम और बकाया रहा है। उसके बाद ये निश्चित तौर पर हमारे बहुत बड़े इलाकों को, सारी बैसलात है, हसनपुर, बहुत हमारे ऐसे काफी संख्या के गांव हैं जो आवागमन भी होगा, लोगों की बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी तकलीफ से उनको निजात मिले। टीवी स्क्रीन पर पलवल से ये खबर आप देख सकते हैं। निर्माणाधीन रसूलपुर रेलवे फ्लाईओवर का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण गोपाल गुर्जर ने निरीक्षण किया। विधायक दीपक मंगला के साथ ये निरीक्षण किया गया है। चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। आगामी 24 जनवरी से पहले निर्माण कार्य के पूरा कर लेने के ठेकेदार को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें पलवल से, जहां पर राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पलवल के विधायक दीपक मंगला ने रसूलपुर रेलवे फ्लाईओवर का निरीक्षण किया है। पलवल में निर्माणाधीन रसूलपुर रेलवे फ्लाईओवर, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, साथ ही विधायक दीपक मंगला भी मौजूद रहे। ये वीडियो में आप देख सकते हैं, राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक दीपक मंगला लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं और साथ ही वहां मौजूद ठेकेदार को 24 जनवरी से पहले इस संपूर्ण निर्माण कार्य को पूरा कर लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। निर्माणाधीन इस कार्य का ये वीडियो सामने आ रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के आवास पर 5 दिन से चल रही ईडी की रेड दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी के साथ खत्म हो गई। दिलबाग सिंह के बड़े भाई राजेंद्र सिंह ने बताया कि दिलबाग सिंह का व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, वो राजनीति करते हैं और उनके घर से ना ही कैश और ना ही गोल्ड बरामद हुआ। दिलबाग सिंह के लिए हम आगे की कानूनी कार्रवाई की लड़ाई करेंगे। मामला तो राजनीति से प्रेरित है और जो हमारे से उन्होंने जो सीज किया है वो लिस्ट मेरे सामने, आप देखिए इसको। 1 नंबर पे डॉक्यूमेंट्स, लूज शीट्स विद रिटन पेजेस, जिसमें मेरे घर की रजिस्ट्री या मेरी जमीन की रजिस्ट्री, मेरा जो घर जो मेरे दादाजी का बना हुआ है उसकी रजिस्ट्री, और उसके बाद ये आगे लिखा आता है कि करेंसी क्या मिली, नील। उसके बाद ज्वेलरी क्या मिली, नील। कोई फॉरेन करेंसी, नील। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये इसमें हमारे घर के टेलीफोन जैसे
कोई मेरी माँ का या मेरा या मेरी वाइफ का या दिलबाग जी की वाइफ का। फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्य और डीसीपी एनआईटी अमित यशवर्धन के दिशा निर्देश के अनुसार सीकरी पुलिस चौकी प्रभारी ने अपने थाना क्षेत्र में युवाओं की खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। युवाओं को नशे के दुष्परिणाम, साइबर क्राइम, यातायात और सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट जीतने वाली केली की टीम को 7100 रुपए और दूसरे स्थान पर रहने वाली दुधौला की टीम को 3100 रुपए इनाम देकर के सम्मानित किया गया। साथ ही यह भी कहा कि डायल 112 की उपयोगिता बताई। इसके साथ ही पुलिस टीम ने और युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया, डायल 112 ऐप की जानकारी दी, साइबर क्राइम से अवगत करवाया, साथ ही यातायात के नियमों की भी जानकारी दी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी के बारे में भी जागरूक किया। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे पटवारियों ने हड़ताल को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अंबाला में अपनी मांगों को लेकर पटवार खाने के बाहर जिले भर के पटवारियों ने धरना दिया और ऐलान किया कि अगर सरकार ने अभी भी उन लोगों की मांगे अगर नहीं मानी तो यह हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। हालांकि इस हड़ताल का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ सकता है। नारेबाजी करते हुए पटवारियों ने बताया कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। पे स्केल बढ़ाने का वादा करके अभी तक नहीं बढ़ाया। अगर अभी भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। देखिए, मांग तो हमारी वही पुरानी है कि हमारा जो पे स्केल है 1/1/2016 से लागू किया जाए। अभी सरकार को 2 दिन का टाइम दिया था लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो इसी कारण से 8, 9 और 10 के लिए हड़ताल आगे बढ़ा दी गई। देखिए, जो भी राज्य कार्यकारिणी का आदेश होगा हम उसको लागू करेंगे। अगर नहीं मानते तो आगे बढ़ाना पड़े तो आगे भी बढ़ाएंगे। नहीं, पे स्केल के अलावा हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के या दूसरी काफी मांगे हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा इस टाइम हड़ताल का है वो यही है कि हमारी जो 1/1/16 से हमारा जो पे स्केल है 1/1/16 से रिवाइज किया जाए। देखिए, जनता, इसके लिए हम जनता से भी माफी मांगना चाहेंगे क्योंकि हमारे कारण उनका काम डिले हो रहा है, उनका कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके लिए सरकार को भी देखना चाहिए। सरकार, जनता के प्रति सरकार भी जवाबदेही है। मैं राम कुमार कानगो नारायणगढ़ से, और जिला का जो हमारा पोजीशन चल रहा है जैसे कि आपको पता ही है पूरे स्टेट लेवल पे चल रहा है। डिमांड हमारी यही है कि हमारा जो पे स्केल है उसके बारे में गवर्नमेंट ने हमसे वायदा करके वायदा खिलाफी की है और सीएम साहब ने हमें क्लियर ये संदेश दिया था वार्ता में कि आपका पे स्केल 2016 से लागू होगा, लेकिन अब ऑफिसर्स की या हमारी सरकार की वायदा खिलाफी मानने कि वो 1/1/2023 से लागू किया, जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है। उसके बाद हमारा पत्राचार भी चलता रहा सरकार से, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम मजबूरी में बैठे हैं। हड़ताल का किसी भी कर्मचारी को कोई शौक नहीं होता, ये सरकार की जिम्मेवारी है। अगर पब्लिक का काम रुक रहा है तो वो हम नहीं रोक रहे हैं, सरकार रोक रही है। भिवानी में भी पटवारियों का धरना फिर से शुरू हो गया। वेतन विसंगति को लेकर यह धरना चल रहा था जो मंगलवार को फिर से शुरू हो गया। पटवारियों का कहना है कि पहले भी उन्होंने धरना दिया था। धरने के बाद सरकार ने मांग को पूरा नहीं किया, बल्कि वेतन में फिर से विसंगति छोड़ दी, जिस कारण फायदा सभी पटवारियों को नहीं मिल पाया। इसी मांग को लेकर वे अब फिर से धरना स्थल पर बैठे हैं। अगर मांगे नहीं मानी गई तो पटवारियों ने फिर से अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी है। हमारी एक और ये जो आपका काम है, काम से
कि जो माननीय दूसरा व्यक्ति द्वारा हमें वादा किया गया था तो दफ्तर में काम उसका लेकर दूसरा कर देगा। जो वेतन पे ग्रेड का जो ये पटवारी कानूनों का जो काम है काम, और उस वादे के अनुसार मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमें 1/1/2016 और ये सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ काम है और जो 2025 जनवरी जनता भी आपको सपोर्ट करती है एक्चुअली लागू किया जाए। और एक समय में तो पटवारी का नाम इतना बड़ा होता था, आम जनता का जीवन यापन करने का बहुत बेहतर समय था और वो सरकारी नौकरी में आना नहीं चाहते थे। यूं कहा करते कि फौज से नौकरी छोड़ के भाग जाए, अदर डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी नौकरी छोड़ के चले जाया करते। पुराने साथी ये कहते हैं एक्स ग्रेशिया में 2 लोगों को नौकरी मिलती थी, एक्स ग्रेशिया में 2 एक नोटिफिकेशन के थ्रू उसमें विसंगतियां इस प्रकार की डाल दी और नौकरी मिलती थी योग्यता के अनुरूप। हमारे सभी पटवारी जो भाई है उनको फायदा नहीं हो रहा। अम्बाला नारायणगढ़ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2016 से एक 7वां वेतन जब लगा था, वो नई टेबल जब बनी थी, एक पीएन की मौत होगी, 3 आश्रित को नौकरी मिली थी। सरकार ने हमें मतलब भ्रमित किया है, वेतन में विसंगति पैदा करके 3 दिन अगर उसके किसी ने हाथ ला दिया तो उसकी सजा होगी। प्रदेश भर के साथ साथ हरियाणा के रेवाड़ी में भी राजस्व विभाग से जुड़े पटवारियों ने अपने चिरपरिचित वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल को 3 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब पटवारियों की ये हड़ताल 10 जनवरी तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वह भी मानते हैं कि इस हड़ताल के कारण लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन लोगों को परेशान करना या उनके कामों को रोकना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। पटवारियों ने स्पष्ट किया कि फिलहाल हड़ताल को 3 दिनों के लिए आगे बढ़ाया गया है। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो उनका आंदोलन यहां नहीं रुकेगा। तो हमारा ग्रेड पे का भी मुद्दा था, जो पिछले साल भी हम 10 दिन धरने पर बैठे थे। सरकार ने हमारी बात माननी थी, हमें बुलाया था, हमारे स्टेट प्रधान से वार्ता हुई थी, वार्ता सकारात्मक हुई थी। सरकार ने कहा था कि आप तो सरकार हो, सरकार कभी धरना छोड़ देती है, तो कुछ अधिकारियों की गलती से वो 2016 से लागू नहीं हो सका। हम चाहते हैं कि जनवरी 2016 से लागू किया जाए। लेकिन जब वार्ता एक बार हो चुकी, सरकार ने आश्वासन दिया, बावजूद उसके आपको धरने पर बैठना पड़ा। तो हमने बताया ना, कुछ उच्च अधिकारियों की गलती से वो 2016 से लागू नहीं हो पाई, इसलिए सरकार से हमने दोबारा अपील की है। सरकार से हमें पूरी उम्मीद है, सरकार हमारी बात को मानेगी, अवश्य मानेगी। देखिए, राज्य कार्यकारिणी ने फैसला लिया था कि जो वेतनमान हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसको लागू करने का जो तिथि थी वो 1/1/16 से लागू होना चाहिए। नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं किया गया। उसके परिणाम स्वरूप राज्य कार्यकारिणी ने फैसला लिया कि हम 3 दिन का सांकेतिक धरना, जो दिनांक 3, 4 और 5 जनवरी को, उसको पूरा होने उपरांत राज्य कार्यकारिणी ने फैसला लिया कि 2 दिन सरकार को टाइम देते हैं, अदरवाइज हम 3 दिन और उस धरने को आगे बढ़ाएंगे, जो कि 8, 9 और 10 जनवरी तक चलेगा। लेकिन 10 के बाद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता, कोई उचित कार्रवाई नहीं मिलती आपके फेवर में, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर 10 तारीख तक भी समाधान के लिए नहीं बुलाया जाता है तो राज्य कार्यकारिणी जैसा हमें आदेश करेगी, आगे सांकेतिक धरने को बढ़ाना है, अनिश्चितकालीन की तरफ ले जाना है, भूख हड़ताल करनी है, जो भी करेंगे आंदोलन हम करते रहेंगे, राज्य कार्यकारिणी के आदेश को मानते रहेंगे, लेकिन हम अपनी जीत अवश्य सुनिश्चित करवाएंगे।